हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं अगस्त मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून और जुलाई मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस को ऑलरेडी खत्म कर दिया है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो सेकंड हाफ यानी इवनिंग सेशन में जो हम एमसीक्यू के एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ करंट अफेयर के बेसिस पे, उसका भी सीरीज का जून मंथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और जुलाई के 3 पार्ट हम आज के तीसरे पार्ट को हम आज शाम को भी कर लेंगे। तो इसी के साथ धीरे धीरे जून जुलाई अगस्त करते करते हम अप्रैल तक दोनों एमसीक्यू और करंट अफेयर्स दोनों को साथ लेके जाते जाते हम मई अप्रैल मंथ तक के कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है। और जैसा कि हमें अब हाल ही में अब कल के कल न्यूज में भी आ चुके हैं कि अब 31 मई को जो एग्जाम होने वाली थी वो अब थोड़ी डिले होगी, पर कब होगी इसके बारे में हमें 3 मई को पता चलेगा। तो इसीलिए हम तब तक अभी हम कुछ भी इस तरह का नहीं है कि हम बहुत स्पीड में जो चल रहे थे, अब मैं उसको थोड़ा स्लोली लेके चलूंगा। बट हाँ, मैं इतना कोशिश करूंगा कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें, जैसे कि हार्डली 5 या 7 दिन एक्स्ट्रा मैं लूंगा। जो मैं पहले 20 मई बोला था, वो मैं बोल रहा हूँ 31 मई तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपको रिवीजन करवाना है। उसके साथ मुझे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाना है। और ऐसा ना हो कि मैं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं किसी भी टॉपिक को छूटने नहीं दूंगा, तो वो सब चीज का ध्यान रखते हुए मुझे थोड़ा और अच्छे से आप टाइम देते रहिए, ताकि मैं एक एक चीज को कवर कर सकूं। भले ही आपने ऑलरेडी इससे पहले पूरे साल का करंट अफेयर्स कहीं और से कर लिया होगा, या आप खुद ही हर दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस करते होंगे। उसके अलावा अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो भी कर ले रहे हैं, तो इसके साथ आपको एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो कि आपको पूरा कंपाइल किया हुआ है पीआईबी पीआईबी के से, हिंदू न्यूज एनालिसिस, योजना, कुरुक्षेत्र, सभी से। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगी। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं हम आज का एनालिसिस को। और जैसा कि शुरू करने से पहले हम हमेशा एक मैप क्वेश्चन करते हैं। ये तो आज हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज रिसेंटली ग्रांटेड लीगल स्टेटस ऑफ लिविंग एंटिटीज टू इट्स रिवर्स। मतलब कौन सा कंट्री है जो एक लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है रिवर्स को, मतलब नदियों को। इससे पहले मैं और से आपसे पूछूंगा कि एक हमारे स्टेट ने भी, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में एक स्टेट ने हमारे जो रिवर है, वो मतलब किस रिवर को और किस स्टेट ने एक रिवर को मतलब लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या एटलीस्ट आप गूगल जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैप क्वेश्चन के बेसिस में क्या है, ये बांग्लादेश है वो कंट्री जिसने जो भी जितने भी नदियां हैं वहां पे, उनको ये लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हाल ही में क्या हुआ था कि बांग्लादेश जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ग्रांट किया कंट्री के जितने भी रिवर्स है उनको एक लिविंग एंटिटी का दर्जा। तो देखते हैं हमारे ये बांग्लादेश में, क्योंकि ये बांग्लादेश हमारे सबसे लंबा, सबसे जो लंबा दूरी जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे कंट्री ने तय किया, मतलब कवर करते हैं, वो है बांग्लादेश। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉडी को शेयर करते हैं। ये रहा वो बॉडी, क्योंकि ये पूरा गोल घूम गया ना, और हम ऐसे करके मतलब उसके कवर करके रखे हुए हैं हम एक तरह से बांग्लादेश को। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो सुंदरबन डेल्टा है, मैक्सिमम पोर्शन बांग्लादेश के पास आता है, थोड़ा सा पार्ट हमारे पास है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे भारत के लिए भी। बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये रहा वेस्ट बंगाल, इधर हो गया आपको असम है, असम से फिर इधर हो गया मेघालय, इधर हो गया फिर त्रिपुरा, फिर इधर से मिजोरम भी है। तो ये सारे स्टेट्स भी टच करते हैं बांग्लादेश को। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नदी है, वो आप देख पा रहे होंगे कि ये गंगा नदी यहाँ से बहते हुए आती है, और एक फरक्का डैम यहाँ से बाइफर्केट करके एज अ भागीरथी वो इधर आ जाती है। और कुछ मैंने उनका जो मेन पार्ट है, दो पार्ट में जो डिवाइड होती है, वो एज अ पबना रिवर के नाम से वो अंदर जाती है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो इधर अंदर घुसते हैं, वो इधर होते हुए दोनों एक जगह जुड़ते हैं, और उसके बाद वहाँ एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो बहुत ही फर्टाइल एरिया इसको माना जाता है बांग्लादेश के इस एरिया को। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने डिस्कशन, जो लेक्चर है हमारे आज का, उसके तरफ। तो जैसा कि हम आज ये सारा टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे फिट इंडिया मूवमेंट काफ़ी था न्यूज़ में, तो इसको मैंने रखा है। उसके बाद यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड हम कुछ जानेंगे आज। फिर कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये हमारे देश, हमारे हमारे लिए ये दूसरा ऐसा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। पहला कौन सा, किन बेटवा था,
उसके अलावा समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, ये भी बहुत ही इस बार मतलब वाटर से रिलेटेड हम कैसे जागरूक कर रहे हैं अपने एक स्टूडेंट्स लाइफ में, वो हम देखेंगे। उसके अलावा आयरन आयन बैटरी, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन गया है, जबकि हमारे पास लिथियम आयन था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों आ गया ये टेक्नोलॉजी। उसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्री किसान मानधन योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हम लोग टोटल आज 15 टॉपिक को मैंने रखा है जिसे हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अच्छे से फॉलो करिए ताकि जो हमारे जो शाम के जो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू एनालिसिस है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। और एमसीक्यू भी ज्यादा जरूर, मैं ये नहीं आपको बोल रहा आप एमसीक्यू देखिए, बट हाँ कुछ किसी भी तरह आप फॉलो करते रहिए, रिविजन करते रहिए, जो कि आपको इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक हुआ महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान अवार्ड्स। ठीक है, तो ये अवार्ड है तो इसे हम अवार्ड सेक्शन में लिखेंगे। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट ने इस अवार्ड को दिया है। और ये अवार्ड के साथ क्या क्या देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और एक सेकंड में इसे हटा दूं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देते हैं, और इसके साथ मिलता है एक मतलब व्यास सम्मान ईयर ऑफ द मतलब कैश प्राइज भी इसके साथ मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये महर्षि बद्रायन जिनके नाम से ये दिया जाता है, ये थे कौन आखिर में, तो ये जानते हैं। तो ये एक इंडियन फिलोसफर थे जिनके बारे में उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ज्यादा हम मतलब इस मतलब हमारे देश में किसी को कुछ पता नहीं है, बस हाँ वो फिलोसफर थे ये हम जानते हैं। उसके अलावा जो बद्रायन जी हैं, उनको एक एज अ रिगार्ड किया गया है किसके तरह, बेसिक टेक्स्ट जो है ना वेदांता सिस्टम के, वो उनके द्वारा ही मतलब लाया गया है। तो इसीलिए जो वेदांता सिस्टम है, वेदांता फिलॉसफी है, ये इनके द्वारा ही मतलब यही उनके फाउंडर भी है। उसके अलावा ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये किस किस फील्ड के लेके, तो ये सारे लैंग्वेजेस पे बेसिस रहते हैं, जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, पाली, प्राकृत, क्लासिकल ओडिया, क्लासिकल कन्नड़ा कन्नड़ा, क्लासिकल तेलुगु और क्लासिकल मलयालम। यहाँ पे कहीं भी तमिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा कहीं कुछ ऐसा हो तो आप ऑप्शन में ये दे दिया तो आप गलत मत कर बैठिएगा। तो ये सारे अवार्ड, ये जो अवार्ड्स है, ये सारे लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो जितना बेहतर काम करते हैं उनको देखते हुए दिया जाता है। और ये अवार्ड को शुरू किया गया था 2002 से। इसके अलावा जो इसके एलिजिबिलिटी है, जो ये कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उनके लिए सबसे प्राइम चीज है क्या, एज जो भी होंगे ना, वो भी मेल या फीमेल, उनका एज होगा 30 से 45 के बीच में, जो कि यंग स्कॉलर्स होंगे, ना कि एजेड स्कॉलर्स। ये यंग स्कॉलर्स को मतलब और प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड को लाया गया है, क्योंकि यंग माइंड्स, अगर हम यंग जब यूथ रहते हैं तभी से अगर हम इस फील्ड में बढ़ रहे हैं तो और ज्यादा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम आपने देखा होगा साइंस रिसर्च ये सब में यूथ को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। बट इस एरिया में अगर हम इस एज को अगर मतलब डाल देंगे, बाइंड कर देंगे, तो क्या होगा कि सब इस अवार्ड को पाने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग सोचना इस फील्ड में भी, मतलब ये सारे लैंग्वेजेस से रिलेटेड। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिलता है, एक मेमोंटो मिलता है, और 1 लाख रुपए कैश प्राइज भी मिलता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है न्यू एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। ये एक न्यू एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। तो ये ड्रग से रिलेटेड है, तो हम इसे बायोटेक में लिख सकते हैं या इंटरनेशनल कंट्रीज में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एफडीए, उन्होंने अप्रूव कर दिया है प्रेटोमैनिड। मतलब प्रेटोमैनिड क्या है, एक मतलब उनको टेस्ट करके जो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड दवा है उसको मतलब पास कर दिया है। और इस दवा का की फैक्ट्स मतलब क्या है, ये है कि जो ये जो इसका जो मतलब प्रीटोमैनिड है, इज द ओनली द थर्ड न्यू एंटी टीबी ड्रग, जो कि 40 साल के मतलब पिछले 40 साल में ये तीसरा टीबी का दवा है जो एफडीए ने मतलब अप्रूवल दिया है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एफडीए एक हमारे पूरे मतलब वर्ल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अभी कोरोना से रिलेटेड भी काफी सारे ये टेस्ट, इनका टेस्ट डब्ल्यू को टेस्ट को भी कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उनसे बेहतर माना जा रहा है बहुत सारे मायने में, क्योंकि यूएस में एक साथ बहुत सारे मतलब केसेस पाए जा रहे हैं। तो जितना सारा केसेस होंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितना ही अच्छा आपके पास रिजल्ट होंगे तो आप उतना अच्छा आप मतलब कुछ राइट आउट कर सकेंगे, और उनके बातों का वैल्यू ज्यादा होगा। बट डब्ल्यू के पास उतना सारा केसेस नहीं है जितना यूएसए के ये एफडीए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी एक बात है कि ये जो ट्रीटमेंट होगा ना, जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, ये जो प्रेटोमेनेड है, ये क्या करेगा, जो कि पहले 18 से 24 महीने लगते थे पहले के दवाई को लेने में, वो अब 6 से 9 महीने में ही
टीबी को ठीक किया जा सकता है, मतलब पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है टीबी के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको। क्यों? क्योंकि ये प्रीटोमिनेंट बहुत ही अच्छे, मतलब पिछले 40 साल में ये तीसरा दवाई है जो टीबी के लिए मतलब अप्रूवल दिया गया है एफडीए के द्वारा। और इसके साथ ही बट ये प्रीटोमेनेट देने के साथ जो पहले दो दवा थे ना, बेडाक्विलिन और लेनाजॉइल, ये दोनों को भी साथ में देना होगा बट कम मात्रा में। पर मेन जो इम्पोर्टेंट प्ले करेगा इस टीबी को खत्म करने में वो प्रीटोमेनेट होगा, बट कुछ मात्रा में ये भी देना होगा। और ये मैक्सिमम 6 से 9 महीने के अंदर कंप्लीट कर देगा, खत्म कर देगा टीबी को। ये बस मंथ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की एरिया, कीवर्ड बन गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। फिट इंडिया मूवमेंट। ये फिट इंडिया मूवमेंट क्या था? ये ऐसे कुछ, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये काफी बन जाता है महत्वपूर्ण, क्योंकि ये वो हमेशा आपने देखा होगा कुछ भी इस तरह से रिलेटेड अगर होगा तो प्राइम मिनिस्टर जी काफी इसमें जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को देखते हुए जो नेशनल स्पोर्ट्स डे थी, उस दिन ये फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। और आपको शायद याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर जी के मतलब ये लॉन्च करने के बाद जितने भी सेलिब्रिटीज से लेके स्पोर्ट्समैन से लेके, आपको मुझे अच्छी तरह से याद है विराट कोहली, फिर उसके बाद एम एस धोनी, और भी कितने सारे सेलिब्रिटीज लोग, ये लोग भी इस तरह का कुछ कुछ योगा से लेके एक्सरसाइज से लेके एक फिट इंडिया चैलेंज कैंपेन टाइप का ट्विटर से लेके, मतलब जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहां पे चलाया गया था। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट का बहुत नाम हुआ था उस वक्त, तो इसलिए हम इसे अपने करंट अफेयर एनालिसिस के टॉपिक में रखे हैं। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस ये हो रहा है कि जो जो इनिशिएटिव है ये नीड ऑफ द आवर एंड इट विल लीड द कंट्री टुवर्ड्स अ हेल्दी फ्यूचर। मतलब इसी तरह का फिट मतलब मूवमेंट अगर हम लोग हर महीने या हर साल या हर 2 महीने 3 महीने में चलाते रहे तो इसी बहाने हम लोग एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ बढ़ते रहेंगे। और ये नेशनल स्पोर्ट्स डे में रखा गया था। तो ये स्पोर्ट्स डे किसके रूप, क्यों हम लोग उस दिन 29 अगस्त को ही मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है हॉकी, जो हमारे सबसे बड़े लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का। तो इसलिए हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे इन्हीं के बर्थडे पे बनाते हैं, और जो कि है 29 अगस्त। अच्छे से ध्यान रखिएगा इसे, 29 अगस्त इंपॉर्टेंट, ऐसे यूपीएससी को भी डेट नहीं पूछता है, बट ये जो फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ मे भी पूछ सकता है, तो उसे बस ध्यान रखिएगा 29 अगस्त के दिन। और इस दिन क्या होता है एक्चुअली में, प्रेसिडेंट ने कन्फर्म किया जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो भी होते हैं वो 29 अगस्त को दिया करते हैं सर। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं वो 29 अगस्त को प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने तारीख को दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएलआई। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में लिखेंगे क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड है ना। तो ये ज्यादातर एजुकेशन का कुछ भी फंडा आता है तो वो एमएचआरडी डील करते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एमएचआरडी ने इसे लॉन्च कर दिया है इस एनडीएलआई को। और ये जो एनडीएलआई है ये पूरी तरह से मतलब किस मिशन से रिलेटेड ये जा रहा है? ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इन्फो आईटी का यूज करते हुए कैसे हम एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकेंगे, उसको एक मिशन चलाया गया था। उस मिशन के तहत ही ये डिजिटल लाइब्रेरी को लाया गया है। और ये जो मतलब ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा मतलब डेवलप किया गया है। ये कीवर्ड है इस टॉपिक का, ध्यान दीजिएगा। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि ताकि हम डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज हम अवेलेबल दे सकें जितने भी सिटीजन है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके अलावा इट इज अ डिजिटल रिपोजिटरी कंटेनिंग टेक्स्ट बुक्स, आर्टिकल, वीडियोस, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, सिमुलेशंस, फिक्शन एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ लर्निंग मीडिया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हो गया मोबाइल व्यू और ये हो गया डेस्कटॉप व्यू। तो डेस्कटॉप व्यू में इस तरह से देखिए आपको बुक दिख रहा होगा, आर्टिकल, फिर उसके बाद थीसिस है, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट है, ऑडियो लेक्चर है, उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पर भी ऑप्शन है। ये मोबाइल व्यू हो गया किस तरह का है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसे गूगल भी कर लिया करें ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से चिपक जाए। तो माना जा रहा है कि टोटल 1.7 करोड़ कंटेंट फ्रॉम मोर देन 160 सोर्सेज इन ओवर 200 लैंग्वेजेस इस लाइब्रेरी में फीड किया जाएगा, जो कि पूरे सिटीजन जितने भी हैं वो अच्छे से इसका यूटिलाइज कर सकेंगे। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पूरा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है करेंसी मैनिपुलेशन। ये करेंसी मैनिपुलेशन को हम आईआर वाले सेक्शन में लिखे, इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये यूएस के द्वारा ये पिन किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया और चाइना को।
तो हम इसलिए हमारा जो यूएस के साथ रिलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक आ गया है, इसलिए हम आईआर में रखे हैं। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यूएस ने क्या किया, चाइना को एज अ करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से अब क्या आगे इश्यू होगी वो हम जानते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट किया गया है वो किसके द्वारा, यूएस ट्रेजरी के द्वारा ये किया गया है। फॉलो द शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ चाइनीज युआन अगेंस्ट द डॉलर। मतलब ये करेंसी मैनिपुलेशन कब होता है मैनिपुलेटर, जब वो किसी सामने वाले देश के कंपेयर में अपने देश की करेंसी को वैल्यू घटा दे, इतना घटा दे ताकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे वो ध्यान सके। क्योंकि अगर किसी एक्स वाई जेड ये कंपनी के पास इसका वैल्यू अगर बहुत कम है, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया यूएसए, अगर हम इसका वैल्यू और घटाते चले गए तो क्या होगा, मैक्सिमम कंट्री यहाँ आएंगे, क्योंकि इनका $1 इक्वल टू हो गया 70 रुपीज। तो अगर ये 100 रुपया लेके आएंगे तो यहाँ पे और ज्यादा 70 मतलब $100 लेके आएंगे तो यहाँ तो 7,000 रुपया हो जाएगा ना। तो आराम से वो बहुत जो चाहे, मतलब एक अच्छा प्लॉट ले लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ पे एक आईटी कंपनी खोल देंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा और हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ यहाँ, तो इस तरह से चाइना ने हमेशा ये काम करते हैं कि अपने वो इतना डेवलपिंग, इतना मैन्युफैक्चरिंग हब है, फिर भी वो अपने करेंसी को हमेशा डिग्रेड करते रहते हैं, जिसकी वजह से यूएस ने देखा और उसके बाद ये उनको पॉइंट करना शुरू कर दिया कि चाइना एक करेंसी मैनिपुलेटर है। तो आखिर यूएस वरी क्यों हुआ, बस हाँ इसलिए क्योंकि जो धीरे धीरे यूएस ने देखना शुरू किया कि युआन युआन कहाँ का, चाइना का करेंसी है, जैसे हमारे रुपये हैं। तो ये धीरे धीरे युआन जो है वो डिक्रीज होते गया और मोर कॉम्पिटिटिव हो गया, चीपर हो गया टू, बट विद फॉरेन करेंसीज, मतलब फॉरेन करेंसीज के कंपेयर में ये बहुत चीपर हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, जबकि ये ऐसा कंट्री है जो कि डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आना चाहिए। भले ही इसका पॉपुलेशन ज्यादा है, बट इसके डेवलप कैटेगरी के अंदर में आना चाहिए चाइना को। उसके अलावा ये जो है, ये हाल ही में देखा गया है कि चाइना ने बहुत ही मतलब इतने सारे स्टेप्स लिए अपने करेंसी को डिवैल्यूट करने के लिए, ताकि यूएस जो फेडरल है वो मजबूर हो गए इस तरह का स्टेप लेने में कि ताकि चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर का नाम मतलब उनको घोषित कर दे। और ये जो लिया जाता है डिसीजन, ये लिया जाता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, इनके द्वारा। ये हमेशा हर कंट्री को देखते रहते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो 2-3 पैरामीटर लेते हैं, उस पैरामीटर के बेसिस पे वो डेजिग्नेट कर देते हैं। इंडिया के ऊपर भी बात उठी थी, बट एक पैरामीटर के लिए हम बच गए, जिसकी वजह से हमें नहीं घोषित किया गया एज अ करेंसी मैनिपुलेटर। और ये जो ट्रेजरी होते हैं, ये सेमी एनुअल रिपोर्ट मतलब हाफ मतलब 6-6 महीने पे एक एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, जो कि देखते हैं पॉलिसीज और रिव्यू करते हुए वो बताते हैं कि कौन सा कंट्री किस तरह का अपना करेंसी को लेके अप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अपने इकोनॉमी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के हिसाब से वो अपने करेंसी को भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसके वैल्यू को, ताकि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट या और कम से कम इंपोर्ट कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि अगेन फिर से है यूएस से रिलेटेड, यूएस स्पेस कमांड। ये यूएस स्पेस कमांड क्या है, इसे हम इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये यूएस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, स्पेस कमांड का लॉन्च किया, और ये जो है नया यूएस मिलिट्री कॉम्बैट कमांड हो गया है इसी के साथ। ठीक है, टोटल यूएस के पास ना ये 11वां कॉम्बैट कमांड होगा, और जो कि पहला होगा, जो कि इतने मतलब एक डिकेड के बाद इसे लाया गया है। वरना हमेशा हो रहा था कि एक डिकेड में एटलीस्ट एक कुछ ना कुछ कमांड लेके आ जा रहे थे इस तरह का कॉम्बैटेड कमांड, बट इस बार 10 साल से ज्यादा हो चुका था ये, उसके बाद ये 11th वन आया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्पेस कमांड है, मतलब तुरंत ऐसा होने वाला है कि धीरे धीरे ये यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स को एज अ 6th ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स घोषित करने वाले हैं। मतलब 6th ब्रांच, जैसे इंडियन नेवी हुआ, आर्मी हुआ, उसके बाद एयरफोर्स हुआ, उससे रिलेटेड और भी 4-5 ब्रांच है, इसका 6ठा ब्रांच वो एज अ यूएस स्पेस कमांड को घोषित करने वाला है एज अ आर्म फोर्सेस के बाद। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्पेस फोर्स है, इनका काम होगा ऑर्गेनाइज करना, ट्रेन करना, इक्विप करना वॉरियर्स को अच्छी तरीके से, और सपोर्ट करना स्पेस कमांड मिशंस को जो भी जा रहे हैं। क्योंकि ये स्पेस इसलिए इम्पोर्टेंट इतना हो गया आज हमारे लिए, मतलब यूएस के लिए स्पेशली। हमारे पास तो हम अभी स्पेस मिशन में बहुत अच्छे से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, फ्यूचर में शायद हम भी इसके ऊपर ध्यान देंगे, बट यूएस के लिए इतना ये जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि ये
हाल ही में ऐसा देख रहे हैं कि वॉर फाइट डोमेन जो है ना, वॉर फाइटिंग डोमेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इनके जो राइवल है ना, रशिया और चाइना, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत आगे, मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि 2007 में चाइना ने अपना खुद का जो सैटेलाइट है ना, उसको जस्ट ब्रस्ट कर दिया। और ताकि उसके मतलब कुछ डिब्रीज या कुछ ये होने के बाद ना उनको ही प्रॉब्लम आने वाली थी, तो वो इस तरह का शो अप के तौर पे दिखा है। बट ये काफी, मतलब एक तरह से वो अपने मिलिट्री पावर को दिखा रहे थे। तो इस तरह का एक्शन बहुत बार चाइना के द्वारा किया गया है। तो ये सबको देखते हुए यूएस ने सोचा कि स्पेस कमांड हम लेके आएंगे, जो कि हम हर तरह का सपोर्ट करेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट से रिलेटेड का ये बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है। तो हुआ क्या न्यूज में इसलिए था, क्योंकि यूनिडो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE, ये दोनों ने मिलकर एक इनिशिएट किया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि डिफरेंट लेवल ऑफ बेनिफिशियरी जो कि सोलर थर्मल एनर्जी सेक्टर में हो, उनको ये इन्हें मतलब कुछ मतलब इस तरह से हो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर यदि हम जानेंगे इसके बैकग्राउंड को, तो ये क्या हो रहा था, ये जो MNRE है, MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और GEF यानी ग्लोबल एनर्जी ग्रीन 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 ग्लोबल एनर्जी फंड, और यूनिडो प्रोजेक्ट, ये तीनों मिलके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके यूनिडो। और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल मैन पावर है ना, इससे रिलेटेड ये तीनों मिलके कर रहे हैं। उसके अलावा ये पूरा तरह से मैन पावर देते हुए कंसंट्रेट कर रहे हैं सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी CST से रिलेटेड, ठीक है। और जो कि रिप्लेस करेगा कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे कोल, डीजल, फर्नेस, ये सबको रिप्लेस करेगा। तो इसलिए इस तरह से NISE यानी सोलर एनर्जी को वो फोकस करते हुए मतलब अपने सारे वर्ल्ड लेवल का टेक्नोलॉजी को वो और साथ मैन पावर को लेके आएंगे, जिससे स्किल डेवलपमेंट करते हुए वो रिड्यूस कर सके फॉसिल फ्यूल के जो यूज हो रहे हैं ना, कोल, डीजल वगैरह, ये सब का यूज को वो रिड्यूस करें और सोलर एनर्जी को और ज्यादा आगे बढ़े। और ऐसा आप जानते भी हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे कंट्री में ही है, गुरुग्राम में। और किनके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो हमारे कंट्री के मतलब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरुआत की गई थी इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अब कुछ यूनिडो के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और इसका ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी मेंबर है। इसमें पर जो टोटल मेंबर्स है वो है 170, मतलब 170। और टोटल यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं, 193। तो ये टोटल 23 मेंबर इसमें कम है, 23 लोग यूनिडो के पार्टनर में नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, आपको पूछ सकता है कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है वो यूनिडो के मेंबर्स है, तो ऐसा नहीं है। यूनिडो में 170 स्टेट्स ही मेंबर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो भी मिशन है ना यूनिडो के अंदर, वो किसके मतलब एज अ डिजायर्ड इन द लीमा डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द 15th सेशन ऑफ द यूनिडो जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2013। लीमा एक जगह है जो कि पेरू में आता है। पेरू मतलब साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है ना, यहाँ पे हो गया साउथ अफ्रीका, इधर से लैटिन अमेरिका, उसके बाद इधर नॉर्थ अमेरिका जो होता है। तो पेरू यहाँ पे इस जगह में जो एरिया है, वो एरिया में एक पेरू का जो कैपिटल है वो है लीमा। तो इस लीमा में एक UNDP की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में, जो कि 15th सेशन थी। वहां पे लीमा डिक्लेरेशन लिया गया, और उसी के तहत इस तरह का जो भी सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, मेंबर स्टेट के बीच में किया जाएगा और पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के इस यूनिडो के तहत। तो इसीलिए वो डिक्लेरेशन लीमा डिक्लेरेशन के रूप में हम जानते हैं। तो कभी अगर पूछा जाए कि लीमा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये यूनिडो के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अगला टॉपिक है G7 ब्लॉक। G7 ब्लॉक यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इसे हम इसलिए, ये ग्रुप है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि हाल ही में 45th एनुअल जी समिट हुआ है, कहाँ पे, फ्रेंच टाउन जो कि बियारिट्स में है, ठीक है। और मैंने बियारिट्स जो कि फ्रांस में आता है, फ्रेंच टाउन बियारिट्स में है। उसके अलावा कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो G7 एक्चुअली पहले G8 था, जब इसका स्थापित किया गया था 1975 में। इसको स्थापित किया गया था 1975 में। और ये इनफॉर्मल फोरम है, ताकि ब्रिंगिंग टुगेदर जितने भी लीडर्स हैं ना, उनको एक जगह लाके इंडस्ट्रियल नेशंस के, ताकि हम कुछ स्टेप्स ले सके, कुछ अपने बेनिफिट और कुछ अपने पूरे वर्ल्ड लेवल पे लिया जा सके। पर कुछ इशू होने के कारण, ये जो यूक्रेन से रिलेटेड और क्रीमिया से रिलेटेड जो इशू हुआ था, तब उस वक्त रशिया को
जो आठवां जो इसका मेंबर था उसको निकाल दिया गया एज अ ग्रुप 8 से। उसके बाद से क्या हुआ, सिर्फ G7 रह गया, और G7 में ये 7 कंट्री है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है और इसका पार्ट चाइना भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि G7 का पार्ट ना ही इंडिया है ना ही चाइना है। तो कौन कौन है, जो नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री हो वहां से कनाडा और यूएस है, मतलब ये हो गया कनाडा, ये हो गया यूएस। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये और यूके, ये 4 हो गया यूरोपियन कंट्रीज के यहाँ से बीच से। फ्रांस, जर्मनी, इटली और क्या बोलते हैं, जर्मनी और यूके, ठीक है। उसके अलावा जापान, ये सिर्फ हमारे एशियन कंट्रीज से सिर्फ एक हो गया कंट्री यहाँ पे, जापान। ये हो गया हमारा प्यारा भारत इस साइड में, और थोड़ा उधर जाएंगे तो क्रॉस करके इस जगह में जापान है। तो ये सारे हो गए 7 कंट्री जिसमें इंडिया और चाइना नहीं है, ठीक है। और यहाँ के जो डिसीजन होते हैं ना G7 के, वो वैसे तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट ये जो भी डिसीजन ले लेते हैं वो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बन जाता है, जिससे मैक्सिमम कंट्रीज इसको फॉलो कर ही लेती हैं, क्योंकि ये G7 एक बहुत ही पावरफुल मतलब बॉडी है पूरे हमारे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से आपको बता दूं, ये रहा, जैसे ये टोटल था G8, ये टोटल G8 था। उसके बाद ये रशिया के बाहर जाने के बाद से क्या हुआ, G7 बच गया, और ये G7 ये हुआ G8। पर ये सबको मिला देंगे G20, जिसका मीटिंग हाल ही में जापान ओसाका में हुआ था। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। तो वहां पे इंडिया भी है, वहां पे चाइना भी है, वहां पे ब्राजील भी है, वहां अर्जेंटीना भी है, वहां तुर्की भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सऊदी अरबिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, तो ये सारे, इंडोनेशिया भी है। तो ये सारे कंट्रीज भी है और सबको मिला के G20 होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे शायद अब कि G7, G8 और G20 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड जो हो रहा है उससे रिलेटेड एक एडवाइजरी बॉडी का गठन हुआ है। तो इसलिए हम इसे स्टैट्यूटरी बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज में, ये हम अब जानेंगे। क्योंकि हाल ही में न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि CVC है, वो एक, उन्होंने क्या किया कि एक एडवाइजरी बॉडी फॉर बैंकिंग फ्रॉड का गठन किया, जो कि एग्जामाइन करेगा बैंक फ्रॉड का। जो भी 50 करोड़ से ऊपर होंगे उनको ये मतलब उनसे रिलेटेड वो एक्शन होगा वो एग्जामाइन करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर जो होगा ना, ये ABF से, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। और RBI के द्वारा सेक्रेटरियल सर्विस और लॉजिस्टिक और एनालिटिकल सपोर्ट जो भी होगा ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटेड से रिलेटेड सपोर्ट, वो RBI के द्वारा दिया जाएगा। और बट इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और RBI का हेडक्वार्टर का है मुंबई में, ये ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मे भी हो सकता है आपको ऐसा दे दे कि ये जो फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड, ये जो बोर्ड है इसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे है जहाँ पे RBI है, क्योंकि RBI उसको लॉजिस्टिक और ये सब सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिल्ली का सॉरी, इस बोर्ड का दिल्ली में है। और इस बोर्ड का कंपोजिशन में कौन कौन होंगे, तो चेयरमैन है, और इसके अलावा 3 अदर मेंबर्स भी होंगे। और जो चेयरमैन और मेंबर्स का जो टेन्योर होगा, मतलब कितने दिन तक वो रहेंगे, तो वो 2 साल का होगा। और ये फ्रॉम 21 अगस्त 2019 से। तो ये जब टेन्योर फिक्स कर देते हैं ना किसी का, तब क्या हो जाता है, एक तरह से ये एक्सट्रीम हो जाता है, तब इन पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। तो इसीलिए क्या होता है, टेन्योर फिक्स कर देते हैं ताकि ये कैसे कोई किसी तरह का करप्शन इसमें बीच में ना आ जाए। क्योंकि मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है वो किसी तरह का दबाव देने के लिए कि आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको निकाल देंगे, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 साल के लिए परमानेंट हो गए हैं, ठीक है। बस कुछ लीगल इश्यूज बनेंगे अगर इनको निकालना हुआ, बट वो हम अभी हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन में नहीं आता, तो हम इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाई मिनिमम वेज वोंट फिक्स इंडियाज वोज। मतलब मिनिमम वेज का जो हम लेके आ रहे हैं, फिर भी इंडिया के प्रॉब्लम जो है, हमारे भारत के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, क्यों। तो इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में कोड ऑन द वेजेस बिल, ये 2019 का पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और इसमें ये दिया गया है क्या कि जो यूनिवर्सल मिनिमम पेमेंट है ना, वो 178 पर डे। यूनिवर्सल मिनिमम पेमेंट मतलब जो भी एक कोई भी अगर काम करेगा तो एटलीस्ट मिनिमम उसको 178 पर डे मिलना ही चाहिए। ये हमारे कंट्री में एक कानून बना दिया गया। पर इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी अब है, ये तो कानून से रिलेटेड आप जानेंगे, अब इससे रिलेटेड इश्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इश्यूज क्या हो रहे हैं कि जो हाई पावर्ड कमेटी होता है ना, लेबर लेबर मिनिस्ट्री पैनल के द्वारा, उनके द्वारा तो सजेस्ट किया था कि 375 पर डे एटलीस्ट होना चाहिए। किसी भी मतलब हमारे कंट्री के किसी भी इंसान के ऊपर कैसा भी काम कर रहा हो, उनको 375 पर डे एटलीस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे तो 178 है, जो कि आधा है एकदम। तो ये एक जगह इशू में आ जाता है पॉइंट। उसके अलावा
जो 7th सेंट्रल पे कमीशन था उनके द्वारा तो 700 रुपये फेयर वेज देने का मतलब उनके द्वारा सजेशन किया गया था, बट यहाँ तो 178 ही है सिर्फ। तो ये सब सारे इश्यूज की वजह से ये बिल जो पास हुआ है इसके ऊपर काफी मीडिया में ये बात चली थी। और इसका जो एक्चुअल मतलब इशू जो मतलब ये स्टार्टिंग हुआ था कब, कि मतलब जो अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2017-18 में हुई थी, वहां पे 45% ऑफ रेगुलर वर्कर्स दोज हु आर इन द रिलेटिवली टेबल फॉर सेक्टर आर पेड लेस देन मिनिमम वेज। मतलब 2017-18 में ये क्यों आया ये बिल, क्योंकि 2017-18 में देखा गया कि 45% जो वर्कर्स है ना उनको मिनिमम वेज जो है ये 178 इससे भी बहुत कम मिलता है। तो ये बहुत ही बुरा बात था, इसलिए ऐसा ये बिल लाया गया ताकि एटलीस्ट 178 पर डे दिया जाए। बट ये कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है इस बिल का। ठीक है, उसके अलावा जो इस मतलब ये मिनिमम वेज का कंसेप्ट जो लाया गया था ये बहुत पहले, लगभग 80 साल पहले, मतलब यूएस से में लाया गया था, जब फेडरल ने कि मतलब क्या फेडरल ने मिनिमम वेज 25 सेंट्स एन आवर डिसाइड करके रख दिया था कि कोई भी अगर 1 घंटा काम करे तो उसको 25 सेंट मिल जाना चाहिए। 25 सेंट जिस तरह से हमारे यहाँ पैसा होता है वहां पर सेंट होता है, और डॉलर और सेंट यहाँ पे हमारा रुपया और पैसे। तो उसी तरह से 25 सेंट ऑन आवर वो 80 साल पहले ये यूएस ने ऐसा स्टेप लिया था। और 2009 में वो इतना तक आ गए थे कि $7.5 पूरे साल का एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ये सब चीज वहां पे स्टेप लिया गया था। ठीक है, और साथ ही एक और मतलब एक तरह से आप मतलब ये कह सकते हैं क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो 2018-19 का था, उन्होंने तो मतलब उसमें तो दिया गया था कि 1915 मिनिमम वेज होना चाहिए किसी भी जॉब, मतलब कोई भी शेड्यूल जॉब कैटेगरी हो अक्रॉस द कंट्री। इस तरह का इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 2018-19 का था उसमें ये दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे आपने बिल भी देख लिए हमने, इससे क्रिटिसिज्म भी देख लिए। उसके अलावा हमने यूनाइटेड स्टेट जो हम हैं डेवलप सबसे बड़े डेवलपिंग मतलब मतलब क्या हमारे पास सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, और यूएस क्या है सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये दोनों चीज हमारे में सिमिलरिटी है। तो इसलिए हम हमेशा कुछ भी होता है ना तो यूएस से कंपेयर करते हैं अपने आप को, क्योंकि वो सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री था और हम सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है अभी के टाइम में। ठीक है, फिर क्या है अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसे हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। हाल ही में क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया इस योजना का, और इसका मेन काम जो होगा वो क्या है, ताकि इम्प्रूव करना लाइफ जो भी होता है ना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमारे कंट्री में उनका, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है कि 2022 तक हमारे फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल करना है। तो इसके हिसाब से ये अगर इम्प्रूव जब तक लाइफ और ये नहीं मिलेगा उनको, वो कैसे करके अपना इनकम डबल कर पाएंगे। तो इस बिल के कुछ साइलेंट फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये बिल जो स्कीम है ये वॉलंटरी होगा और कंट्रीब्यूटरी होगा, किसी पे दबाव डाला नहीं जाएगा। ये कंट्रीब्यूटरी वॉलंटरी है, और ये एज है 18 से 40 के बीच में ही होंगे, उनको ही ये दिया जा सकेगा। और इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, हम इससे पहले इसी तरह का 18 से 40 तक का एक और पढ़े थे, वो क्या था, किसान जो किसान से रिलेटेड जो था स्कीम, वो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि मंथली जो पेंशन है ना ये 3,000 रुपए करके मिलेगा। उसके अलावा ये जो फार्मर्स को कंट्रीब्यूशन करना होगा 55 रुपए से 200 रुपए तक। मैंने आपको चार्ट भी दिया था, 18 साल वाले लोग 55 रुपए, 3 साल 19 साल के वालों को 58 रुपीज, ऐसे ऐसे करते करते जो 40 साल वाले होंगे वो 200 रुपया करके देंगे। कब तक, 60 साल की उम्र तक। तब जाके उनको 60 साल के बाद 3,000 पर मंथ मिलना शुरू होगा। उसके अलावा हम पर आज इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्लियरली थोड़ा अच्छे से एक एक टॉपिक को देख मैंने एक एक स्टैंजा को देख लेते हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बन जाते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे हर, मतलब जितना भी है, ये जो 50 रुपीज 55 रुपीज अगर दे रहे मंथली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 55 रुपीज दे रही है, यानी टोटल 110 रुपये पर मंथ जमा हो रहा है आपके अकाउंट में। और जो स्पाउस है जो कि मतलब हस्बैंड का वाइफ या वाइफ का हस्बैंड जो भी लाइफ पार्टनर है, उनको वो भी सेपरेटली पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। बस उनको भी सेपरेटली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिस तरह से जो मेन बेनिफिशियरी है वो भी कर रहे हैं। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये यहाँ का पेंशन फंड मैनेजर है एलआईसी। तो ये ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए अगर यदि किसी हालत में अगर फार्मर की डेथ हो जाती है बिफोर रिटायरमेंट,
तो क्या होगा, जो स्पाउस होंगे ना उनको ये कंटिन्यू कर सकते हैं ये स्कीम को बाय पेइंग द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर 55 की उम्र में अगर फार्मर की डेथ हो जाती है तो अगला 5 साल जो स्पाउस है वो ये स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, और 60 साल के बाद 3000 पर मंथ उनको ही मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर स्पाउस, अगर वो चाहती है कि वो कंटिन्यू ना करे, क्योंकि वो जो मान लीजिए अगर 55 रुपए कर की है वो नहीं दे पा रही है, तो वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और जो टोटल कंट्रीब्यूशन अभी तक का फार्मर जो उनके स्पाउस ने दिया था वो उनको इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर यदि किसी फार्मर का स्पाउस है ही नहीं, तब उस सिचुएशन में जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन हो वो उनके नॉमिनी के द्वारा पेड किया जाएगा इंटरेस्ट के तौर पे। और इसके साथ ही अगर फार्मर मर जाते हैं आप भी, मतलब रिटायरमेंट के बाद, तो स्पाउस को, जो भी स्पाउस हो गए उसको 50% पेंशन मिलेगा, अगर मतलब 1500 रुपए करके मिलेगा। उसके अलावा अगर यदि फार्मर और स्पाउस दोनों ही मर जाते हैं, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, जितना भी अगर फंड डिपॉजिट हुआ है वो सारा चला जाएगा पेंशन फंड के खाते में, वापस बैक चला जाएगा। ठीक है। वो किसी को नहीं मिलने वाला, ना ही स्पाउस को ना ही किसी को, वो वापस चला जाएगा। फिर जो बेनिफिशियरी है वो ये भी कर सकते हैं, वॉलंटरी एग्जिट भी कर सकते हैं, पर वो एटलीस्ट 5 साल आपको चलाना होगा। मतलब आपने स्टार्ट किया, 2 महीने बाद आप सोचे मुझे ये स्कीम में नहीं रहना है, तो आप एटलीस्ट आपको 5 साल चलाना होगा रेगुलर कंट्रीब्यूशन करके, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं और आपको वापस उतना पैसा भी मिल जाएगा उसका इंटरेस्ट के साथ। और इसके अलावा जो भी आप रिटर्न या क्लेम करेंगे पैसों का, तो वो LIC के द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही में अगर फार्मर्स हु आर आल्सो बेनिफिशियरी ऑफ पीएम किसान स्कीम, इसी के बारे में बोल रहा था, पीएम किसान स्कीम का, विल हैव द ऑप्शन टू अलाउ देयर contributed debited from the benefit of that scheme directly। ठीक है। अगर इन केस डिफॉल्ट इन मेकिंग रेगुलर कंट्रीब्यूशन, अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं जो भी कंट्रीब्यूशन आपको पर मंथ देना है, 100 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कितना का भी, तो आपको क्या करेगा वो रेगुलर, ऐसा नहीं है कि कुछ पेनल्टी करेंगे आपको, बस हाँ कुछ आपको जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये हमारे देश का दूसरा ऐसा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि पहला कौन था, जो मध्य प्रदेश में और इसमें लग गया था, केन और बेटवा रिवर, बेटवा केन रिवर एक है और बेटवा रिवर को इंटरलिंक किया गया था। अब है ये कोसी रिवर इधर से बह रही है, नेपाल से, तिब्बत से होते हुए वो भारत में आती है, बिहार को अंदर होते हुए, और एक मेची रिवर है। ये दोनों रिवर को ऊपर डेवलप कुछ काम किया जाएगा और इसको लिंक किया जा रहा है। ये है इशू। अब जानते हैं क्या है न्यूज में था। तो ये गवर्नमेंट ने 4900 करोड़ का ये लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये बिहार में ये स्टार्ट करवाने का घोषणा कर दिया है, और ये सेकंड होगा जैसे मैंने बताया। और ये मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस लिंकिंग का बनाने के बाद, वो जानते हैं हम। तो ये कोसी रिवर है, ये इंटरनेशनल रिवर बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। कोसी को इंटरनेशनल रिवर क्योंकि इसका ओरिजिन तिब्बत से होता है, और तिब्बत कहाँ, चाइना में अब है। फिर ये नॉर्थ बिहार में घुसते हुए वो माउंटेन्स को होते हुए ये नॉर्थ बिहार घुसते हुए वो फिर गंगा में जाके अंदर गंगा को ज्वाइन करती है एज ए ट्रिब्यूटरी। उसके अलावा क्यों ये चीज लाया गया, क्यों ये जरूरत पड़ा कि ये प्रोजेक्ट लाया जाए, क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम जो चल रही थी ना, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ कोसी रिवर, मतलब कोसी रिवर जब ऐसे चल रहे, ठीक है ये है इसका कोर्स और यहाँ ये गंगा रिवर, बट जब ये मानसून हो या बहुत ही भारी मात्रा में बारिश हो, तो आप शायद न्यूज में हर साल ही सुन रहे होंगे कि बिहार और उस तरह के जो एरिया है ना, कोसी को इसीलिए सौरव बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओवर फ्लड हो जाता है। ये इधर से इसका वे है, जब ज्यादा पानी आ गया ना तो ये ऐसे करके, सपोज करिए जैसे ये ऐसे करके जा रहा है, ज्यादा पानी आ गया तो ये ऐसे करके निकल जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी और आगे चला जाएगा, इतना अगर ज्यादा पानी एक साथ ओवर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फ्लड, पूरा एरिया फ्लड हो जाता है। तो इसलिए सौरव बिहार भी इस कोसी को नदी को बोला जाता है, और इसको इंटरनेशनल रिवर भी नाम दिया गया है। तो ये सब चीज को एलिवेट करने के लिए जब फ्लड जैसा सिचुएशन बन रही थी बिहार में, तो क्या हुआ, जो 1954 में हमारे भारत के गवर्नमेंट और जो मेजेस्टी, उस वक्त क्या था, नेपाल के पास गवर्नमेंट था, मतलब एज राजा का राज हो रहा था, तो उन दोनों के बीच एक कोसी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ कब, 25 अप्रैल 1954 में। और उसके बाद अभी जो आया है ईस्टर्न कोशी मेन कैनल सिस्टम अप टू रिवर मेची, मतलब कोसी रिवर का जो काम ऑलरेडी हम लोग वहां पे कैनल बना चुके थे, अब कोसी को मेची नदी तक कनेक्ट करने का बात चल रहा है। अब मेची कौन सा रिवर है, मेची एक हमारे जो महानंदा रिवर है उसका एक ट्रिब्यूटरी है। महानंदा रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे जाके गंगा में
अपने अंदर एंटर कर जाती है। तो इसे देख लेते हैं। ये मैप को आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया कोसी रिवर है, ठीक है, और यहाँ से ये मेची नदी आया, और इन दोनों को ज्वाइन कराने के बाद ये हो जाएगा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। और यह नीचे में क्या था, यहाँ पे इस जगह में आपको ये रहा केन रिवर और ये रहा बेटवा रिवर, आप शायद देख पा रहे होंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम किया है यहाँ पे इस एरिया में, ये तो गंगा में जाके मिल गए, यमुना में जाके, सॉरी, यमुना में मिल गए और यमुना जाके गंगा में, और ये केन बेटवा को इंटरलिंकिंग का काम इस जगह में किया है। और ये बहुत ही मतलब एक नेशनल पार्क को भी क्रॉस मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन सा पार्क है आप जाके गूगल करिएगा और इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर क्या है अगला टॉपिक, सरल, SARL, सरल, ये वो सरल मत समझ लीजिएगा। क्या है ये सरल का फुल फॉर्म? तो स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंडेक्स में हम इसको कहाँ लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में लिख रहे हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में ये इंडेक्स को लॉन्च किया गया, और ये इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अट्रैक्टिवनेस फॉर रूफटॉप डेवलपमेंट। जो भी रूफटॉप होता है ना, घर के छत जो होते हैं, ये हो गया घर, उसके बाद फिर ये जो छत है, इस छत में आपको सोलर लगवा देंगे ताकि आप बिजली खुद ही जनरेट कर सके। तो ये कितना किस मतलब ये किस सिटी में, किस स्टेट में कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है इस सरल अभियान को, वो उसके बेसिस पे इंडेक्स दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये रूफटॉप सोलर को आप कितना ज्यादा जिस एरिया में लगा जा रहा है उसके हिसाब से इंडेक्स बनाया गया, और कौन कितना अच्छा किया है ये देखा जा रहा है। तो ये जो सरल है, ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड इंडेक्स है, मतलब ये रूफ टॉप में आप सोलर का मतलब लगवाने का ये पहला हमारे देश में ऐसा इंडेक्स निकाला जा रहा है। और ये जो डिजाइन किया गया है, ये कोलैबोरेट मतलब बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक साथ मिलकर किया जा रहा है। एक तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही, उसके साथ ही है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, SSEF, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, और अर्न्स्ट एंड यंग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके ये सरल इंडेक्स निकाले हैं। और इसमें पाया गया है कि कर्नाटका जो कि पहला रैंक है, तेलंगाना गुजरात सेकेंड और थर्ड, और आंध्र प्रदेश फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। कर्नाटका फर्स्ट में, ये बस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है आयरन आयन बैटरी। आयरन आयन आप तो सुने होंगे लिथियम आयन बैटरी के बारे में काफी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इससे रिलेटेड जरूर अच्छे से रूबरू हैं। तो ये लिथियम आयन तो थी, अभी आया आयरन आयन बैटरी। ये क्या है, तो इसे बायोटेक सेक्शन में लिख रहे हैं। तो हाल ही में ये क्या हुआ कि IIT मद्रास ने एक रिचार्जेबल बैटरी का लॉन्च किया जो कि आयरन के बेसिस पे होगा। उनके जो मेटलॉइड्स होंगे वो होंगे क्या, आयरन। तो इसके बारे में अब कुछ जान लेते हैं। तो देखा जा रहा है कि जो आयरन आयन बैटरी है ना, उसको डिजाइन किया गया है वेरी माइल्ड स्टील एनोड के तौर पे, ठीक है। एनोड और कैथोड तो आप उससे रूबरू होंगे, जो नहीं है उसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये माइल्ड स्टील, ये क्योंकि आप फिजिक्स में अगर पूरी तरह से घुसेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर। आप उससे उसके बारे में आपको उतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये आयरन आयन बैटरी में आपको माइल्ड स्टील यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये आयरन आयन बैटरी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कम दाम में इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। उसके अलावा जो इसका चार्ज कैरियर होगा ना, मतलब वो आयरन +2 आयंस हैं। उसके अलावा ये भी है कि जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में काम किया जा सकता है, और इसका जो मतलब एफिशिएंसी है, ये 50 से 60%, मतलब 55 से 60% लिथियम आयन बैटरी से बहुत अच्छा है। तो इतना 50, आप सोच सकते हैं 55 से 60% अगर यदि किसी का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कितना बेहतरीन होगा ये आयरन आयन बैटरी। तो इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत बन गया था कि, और ऊपर से IIT मद्रास के द्वारा निकाला गया है। इससे पहले IIT मद्रास बहुत सारे चीज़ के लिए न्यूज़ में था, जैसे एक माइक्रोचिप IIT मद्रास के द्वारा निकाला शक्ति के नाम से, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल थिंग्स निकाला गया है। ये होगा तो मैं IIT मद्रास से रिलेटेड क्या क्या वो निकाले हैं, जितने भी IIT से रिलेटेड, मैं एक कपल करके एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। उसके अलावा आयरन हैज फेवरेबल फिजिक मतलब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक लिथियम, ठीक है। ये फेवरेबल उसी की तरह से है। ये साइंटिफिक टर्म है, जो फिजिकल थिंग्स है वो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। और ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ आयरन इज हाइयर, मतलब आयरन का सब कुछ इसमें बेहतरी जब पाया जा रहा है लिथियम से, तो क्यों ना हम आयरन आयन बैटरी को ही करें। उसके अलावा आयरन जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। आप जो भी हमारे केमिस्ट्री के दोस्त होंगे वो अच्छे से जान पा रहे होंगे इस जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है फेडर, FEDOR, जिसे हम अदर स्पेस एजेंसीज में लिखेंगे। क्यों अदर स्पेस में? अब जैसा मैंने बोला था कि नासा का एक सेक्शन मैंने बनाया है, इसरो का सेक्शन बनाया है, और इसके अलावा जो भी होंगे ना,
जितने भी स्पेस एजेंसी उसको हम अदर स्पेस में लिखेंगे और वो सारे एक साथ आ जाएंगे, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, रशिया हो, कोई भी हो। ठीक है, वैसे रशिया काफी इंपॉर्टेंट है पर हम उसको ज्यादा नहीं दे रहे क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे और कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था कि रशिया ने रिसेंटली एक अनमैन्ड रॉकेट को लॉन्च किया जिसका नाम था फेडर, वो भी स्पेस में रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया। इसका की फैक्ट क्या था कि ये एक लाइफ साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि 10 दिन स्पेंड करेगा एस्ट्रोनॉट को असिस्ट करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना मतलब है, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है एलईओ, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा, मतलब पूरे वर्ल्ड का। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रोबोट है वो वहाँ जाएगा और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वो असिस्ट करेंगे और उनसे कुछ कुछ सीखेंगे या खुद भी अपना जो भी नॉलेज का लेन देन होगा वहाँ पे। उसके अलावा वो 10 दिन के लिए रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर ये जो फेडर है इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। ठीक है, फेडर। और ये जो स्काईबोर्ड F850 है, ये फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जो कि रशिया के द्वारा स्पेस में भेजा गया है। ठीक है, रशिया के द्वारा तो ये फर्स्ट भेजा गया है, बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई नहीं गया। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या, दो देश जो है यूएस और जापान, उनके द्वारा भी रोबोट्स को भेजा गया है स्पेस पे। और बैकग्राउंड के बारे में देखो, हाँ ये जैसे बैकग्राउंड में आप यहीं पे देख लेंगे, पहला रोबोट ये नहीं है कि जो स्पेस पे जा रहा हो। इससे पहले एक रोबोनाउट 2 बोल के था नासा का, वो गया हुआ स्पेस में 2011 में, यानी सबसे पहला 2011 में भेजा गया था रोबोट को। उसके बाद 2013 में जापान के द्वारा कीरोबो नामक एक रोबोट को भेजा गया था। ठीक है, ये दोनों चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ये कीवर्ड है इस टॉपिक से रिलेटेड। बट हमारे आज के आखिरी टॉपिक में जो कि है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो हम आज के जो जनरेशन है उनको ये एडुकेशन, इस तरह का एडुकेशन देना बहुत ही जरूरत है। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में हम लिख रहे हैं। और ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि हाल ही में ये जो डिपार्टमेंटल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उन्होंने ये जो मतलब ये जो सुरक्षा ये है समग्र शिक्षा, इसको लॉन्च किया ताकि अवेयरनेस ला सके हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं पूरे कंट्री में। ठीक है, तो इसके जो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे क्या थे, ताकि एडुकेट कर सके हम स्टूडेंट्स को वाटर कंजर्वेशन के बारे में, सेंसिटिवाइज कर सके मतलब उनको जागरूक कर सके कि स्कार्सिटी जब हो वाटर का हो जाएगा फ्यूचर में तो क्या होगा, हमारा क्या बीतेगी हमारे ऊपर। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स को एम्पावर भी कर सके कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। साथ ही में हम स्टूडेंट्स को हेल्प भी कर सके ताकि वो एटलीस्ट 1 लीटर हर दिन बचा सके। ठीक है, किस तरीका से आप 1 लीटर एटलीस्ट, एक स्टूडेंट अगर 1 लीटर बचाते हैं तो सोचिए कितने बिलियन मतलब स्टूडेंट्स होते हैं हमारे कंट्री में है, 1 लीटर करके बचाएंगे तो कितना ज्यादा हम सेव कर पा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को एनकरेज करने का भी ये जो समग्र शिक्षा जो है इसमें ये किया जाएगा। उसके अलावा जो टारगेट्स कुछ लिया गया है इस शिक्षा से रिलेटेड, तो 1 स्टूडेंट 1 डे सेव 1 लीटर वाटर। ठीक है, 1 स्टूडेंट 1 ईयर सिर्फ 365 लीटर, और वही स्टूडेंट 10 साल में 3650 लीटर वाटर करेगा। तो इस तरह का जब कुछ स्लोगन्स देते हैं ना तो स्टूडेंट्स लोग में एक उनको अच्छे से एम्पावर कर सके, सेंसिटिवाइज कर रहे हैं हम लोग ताकि वो अच्छी तरीके से ये करें। अगर इस तरह का शिक्षा हम अगर यदि स्कूल लेवल पे देना शुरू करेंगे तो ये हम फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर स्कार्सिटी से हम बच सकते हैं, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको हम मेरे लेक्चर को पसंद आ रहे होंगे और मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ। जहाँ भी डाउट हो रहा है जिससे भी टॉपिक से रिलेटेड या तब मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर यदि आपको कुछ डाउट रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं किस जगह में गलत हूँ, मैं उसको जल्द सुधार करके वापस से अच्छी तरीके से आऊँगा। और उसके अलावा लाइक करते रहिए, और जितने ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे उतने ज़्यादा ही खुद से मुझे मोटिवेट कर पाऊंगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस और टाइम पे लेके आ सकूं। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।